बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो कि BSN फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में टोटल हमारे साथ 13 चैप्टर्स है। उस 13 यूनिट्स में हमने तकरीबन 7 यूनिट्स जो है ना वो पढ़ चुके हैं और आज हम 8 नंबर यूनिट पढ़ेंगे, जो कि हमारे साथ है एडल्टहुड। इससे पहले जो यूनिट हमने अपलोड किया है वो उम्मीद है कि आप लोगों ने देखी होगी, वो उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडोलेसेंस के बाद हमारे साथ एडल्टहुड आती है। तो अगर आप लोगों को समझ आ गया होगा एडोलेसेंस का, तो तब आप लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ एडल्टहुड। ठीक है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके, और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये चैनल शेयर करें। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव हमारे साथ क्या है? तो ऑब्जेक्टिव में दिए गए हैं कि एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन एडल्टहुड। एक तो ये कि आप लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ एडल्टहुड। फिर उसके बाद कुछ स्टेजेस है एडल्टहुड की। एक होती है अर्ली एडल्टहुड, एक होती है मिडिल एडल्टहुड, एक होती है लेट एडल्टहुड। तो इसके बारे में आप लोग जानेंगे। फिर उसके बाद हमारे साथ एक रिलेशनशिप होता है लोगों का, जिसको हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो सोशल वर्कर के साथ हो, चाहे वो आपके बिजनेस वर्कर के साथ हो, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ हो, तो उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एरेक्शन के स्टेजेस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे साथ एडल्टहुड में आते हैं। क्योंकि अब इसमें जो हमने फ्रिड के जो स्टेजेस पढ़े थे, और जो इसके बाद जो दूसरे स्टेजेस थे पियाजे के, तो वो इसमें नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ एडल्टहुड तक ही स्टेजेस को डिस्कस किए थे। ठीक है, और जो एडोलेसेंस तक ही स्टेजेस को डिस्कस किए थे। अब जो एडल्टहुड है, इसमें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ इरेक्शन के स्टेजेस आते हैं, और कुछ थ्योरीज है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हमारे साथ जो लास्ट वन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा एक्सप्लोर माइल्ड लाइफ क्राइसिस। जो माइल्ड लाइफ क्राइसिस होते हैं, जो कि टेंशन या स्ट्रेस वगैरह की वजह से आती है, जो कि एनजाइटी क्रिएट करती है, जो कि फेयर क्रिएट करती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, और जो लाइफ सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट लेते हैं। लिखा गया है कि एडल्टहुड किस चीज़ को कहते हैं। एडल्टहुड जो है ना, ये हमारे साथ लैटिन वर्ड से निकला गया है, जिसको हम एडल्टस कहते हैं। एडल्टस जो है ना, ये हमारे साथ मीनिंग देती है किस चीज़ का? ग्रोन टू फुल, यानी फुली ग्रो करना या मिचेवर होना। ठीक है, या लेंथ में ग्रो करना, या साइज में ग्रो करना, या मिचेवर होना, यानी बड़ा होना। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एडल्टस या एडल्टहुड कहते हैं। In psychology, adulthood is defined as the time frame of growth when physical maturation has been attained and specific biological, mental, cultural, individual characteristic and various other development concerned with getting older has taken place. ठीक है, बताया गया है कि साइकोलॉजी के मुताबिक हमारे साथ वो एज जिसको हम एडल्ट होते कहते हैं, वो एज होता है जिसमें फिजिकली, मेंटली एंड बायोलॉजिकली हमारे साथ, या कल्चरली या इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिकली क्या आ जाए? डेवलपमेंट आ जाए एक इंसान में। तो उसको हम क्या कहते हैं? उस इंसान को हम कहते हैं कि ये हमारे साथ अब गेटिंग ओल्डर हो गया है, या हमारे साथ ये मेच्योर हो गया है, या ये एडल्टहुड में पहुंच गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये जो डिफिनीशन है ये याद रखना है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट बात है वो तो हम भूल गए हैं कि एडल्टहुड की जो एज होती है वो कितनी होती है। तो एडल्टहुड जो है ना, ये हमारे साथ 18 से लेकर आफ्टर ओल्डर एज तक, मतलब ओल्डर एज तक पहुंचने तक जितना भी एज होता है, जिससे कि एडल्टहुड जो है ना, ये 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन जो लास्ट स्टेज होता है इसका, जो लेट स्टेज होता है, वो तकरीबन 60 तक होता है। ठीक है, तो एडल्टहुड एक्चुअली हमारे साथ जो 18 से 40 तक एज होता है उसको हम एडल्टहुड कहते हैं। लेकिन फिर इसमें अर्ली, माइल्ड एंड जो लास्ट लेट स्टेज होता है वो आएंगे, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारे साथ आते हैं द नेचर ऑफ डेवलपमेंट। अब नेचर ऑफ डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ेंगे कि क्या होता है कि जब हमारे साथ इंसान जो है ना वो डेवलप हो जाए, वो ग्रोथ करे, वो मिचेवर हो जाए, वो बड़ा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि नेचर ऑफ डेवलपमेंट। यानी ये नेचुरली फिनोमेना है कि हर इंसान जो है ना वो कंसेप्शन से लेकर, मतलब जो पीटस होता है उससे लेकर बड़े ओल्डर एज तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि नेचर ऑफ डेवलपमेंट या नेचर फिनोमेना। ठीक है, तो डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ चेंज इन ह्यूमन कैपेसिटी
कैपेबिलिटीज that begin at conception and continue through the lifespan. The pattern of development is the product of physical process, cognitive process and socio emotional process. बताया गया है कि क्या होता है, ये जो डेवलपमेंट होती है ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसमें इंसान जो है ना उसकी वो कैपेसिटी जिसमें क्या होता है, जिसमें स्टार्ट से लेकर यानी फीटस से लेकर प्रेगनेंसी में जो मदर की पेट में जो बच्चा होता है उससे लेकर डेथ तक जो उसमें डेवलपमेंट आती है उसकी एज में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नेचर ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। ये हमारे साथ नेचुरल फिनोमेना है और हर इंसान जो है ना वो क्या हो जाता है, उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। लाइफ स्पैन में उसकी ये पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होती है। तो वो जो है ना वो हमारे साथ कौन कौन से प्रोडक्ट पे ये पैटर्न चलता है, तो एक हमारे साथ फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि बायोलॉजिकली नेचर में जो इंडिविजुअल होता है उसकी फिजिकली ग्रोथ में क्या आता है, चेंजेस आते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं, यानी उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो लैंग्वेज है उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है, नेचर डेवलपमेंट के साथ साथ। और जैसे ही इंसान बड़ा होता जाता है तो उसकी सोच में भी क्या आता है, डेवलपमेंट आता है। आप लोग की सोच जो है ना अब मेच्योर हो गए होंगे क्योंकि आप एडल्टहुड में पहुंच गए हैं, ठीक है। जबकि इससे आपसे जो छोटे भाई बहन है तो उसकी सोच को अगर आप लोग देख लें तो बिल्कुल बच्चों की जैसी सोच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव है वो इतना डेवलप नहीं हो गया है, ठीक है, उसका थिंकिंग एबिलिटी इतनी डेवलप नहीं हो गई है जितनी आपकी हो गई है। इसी तरह से जो सोशो इमोशनल प्रोसेस है, जो रिलेशनशिप है, पर्सनालिटी रिलेशनशिप है, जो लोगों के साथ रिलेशनशिप है, जो फैमिली के साथ रिलेशनशिप है, जो फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप, तो उसमें भी चेंजेस आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जितने इंसान बड़ा होता जाता है तो उसका रिलेशनशिप जो है ना वो क्या हो जाता है, वो डिस्क्लोज हो जाता है, मतलब एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जाते हैं, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है जितना इंसान बड़ा होता जाता है तो उसका रिलेशनशिप जो है ना वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सोशो इमोशनल प्रोसेस कहते हैं, जो कि हमारे साथ नेचुरली है, ठीक है, और नेचुरली इसमें डेवलपमेंट आते हैं। अब जो हमने पढ़ा कि एडल्टहुड में या जो हमारे साथ जो एडल्ट आते हैं उसमें कुछ पीरियड्स होते हैं, जैसे कि अर्ली डेवलपमेंट होता है, मिडिल डेवलपमेंट होता है एंड लेट डेवलपमेंट होता है। तो अर्ली डेवलपमेंट हमारे साथ तो कौन से एज में होता है, अर्ली डेवलपमेंट जो है ना वो 18 ईयर से लेकर जो लास्ट थ्रू 40 ईयर तक होता है, ठीक है। और इस दौरान हम ये भी कहते हैं कि ये हमारे साथ जो एवरेज एडल्टहुड है इसको हम ये कहते हैं, ठीक है, कि 18 से 40 तक एवरेज एडल्टहुड होता है। अगर मिडल डेवलपमेंट की हम बात करें तो मिडल डेवलपमेंट है जो है ना ये हमारे साथ 40 से लेकर 60 ईयर तक होती है, ठीक है। और लेट डेवलपमेंट जो है ना ये 60 से लेकर डेथ तक होती है। तो ये अब आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि अर्ली डेवलपमेंट एज जो है ना वो कितना होता है, मिडल कितना होता है और लेट डेवलपमेंट कितना होता है। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि अर्ली एडल्टहुड में क्या आता है, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसमें क्या क्या रिलेशनशिप्स बनते हैं, तो उसके बारे में। फिर इसके बाद मिडिल में और फिर लास्ट में हम जो जो लास्ट था ये लेट लेट डेवलपमेंट था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अर्ली एडल्टहुड जो है ना वो हमारे साथ 18 से 40 एज तक होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें अर्ली एडल्टहुड इज अ टाइम ऑफ एस्टेब्लिशिंग पर्सनल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। एक तो एक इंसान इंडिपेंडेंट बन जाता है, ठीक है, उसका जो इकोनॉमिक एंड जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है, ठीक है, उसका जो इकोनॉमिक में क्या आता है, फाइनेंशियल हो गया, ठीक है, वो फाइनेंशियली और पर्सनली जो है ना इंडिपेंडेंट बन जाता है। वो अब अपने माँ बाप के पैसों पे ज़िंदगी नहीं गुजारेगा बल्कि अपने खुद के लिए खुद की कमाई से क्या करेगा, ज़िंदगी गुजारेगा, ठीक है, और खुद कमाएगा, ठीक है, अपने लिए एक इंडिपेंडेंट लाइफ को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि इस दौरान जो है ना बंदा इंडिपेंडेंट बन जाता है, ठीक है, जो कि हमारे साथ 18 से 40 ईयर तक होता है। और इसमें इंसान जो है ना वो अपने लिए जॉब वगैरह ढूंढता है, ठीक है, एंड पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होते, ठीक है। फिर हमारे साथ आता है डेवलपिंग अ करियर। इस दौरान जो है ना जो इंसान होता है वो एडल्टहुड की तरफ चला जाता है। तो इस दौरान जो है ना जो कि 18 से 40 ईयर तक होता है, तो इस दौरान जो है ना इंसान क्या करता है, अपने लिए एक करियर को बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि बिजनेस हो गया, जैसे कि जॉब हो गया, ठीक है, एक जॉब ढूंढता है, एक बिजनेसमैन बन जाता है, कुछ और जॉब ढूंढते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने लिए फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करना या अपने आप को क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना, ये इस दौरान सोचता है इंसान, ठीक है, और अपने लिए डेवलप भी करता है।
तीसरा ये कि सेलेक्टिंग अ मेट, अपने लिए एक मेट को सेलेक्ट करती है। मेट का क्या मतलब है, यानी शादी कर देती है, ठीक है, किसी अपने लिए एक जो वाइफ है या हस्बैंड का डिसीजन लेना, ठीक है, ये इस स्टेज में बंदा लेता है। फिर हमारे साथ आता है लर्निंग टू लाइव विथ समवन इन एन इंटीमेट वे, ठीक है, और ये जो है ना, ये हमारे साथ वो स्टेज होता है जिसमें इंसान सीखता है कि किस तरह से अपने लव वन इंसान से या अपने क्लोज इंसान से किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह से रहना है, ठीक है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर एक इंसान एक एडल्टहुड इस स्टेज से गुजर रहा है और वो स्टेज में फेल हो जाए तो तब क्या होता है, साइकोलॉजिकली बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए, उस साइकोलॉजिकल इश्यूज को समझने के लिए आप लोगों ने जो नॉर्मल जो हमारे साथ एडल्टहुड की जो स्टेज होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग अ फैमिली, इस एज में जो 18 to 40 एज है, इस एज में इंसान जो है ना वो फैमिली के बारे में सोचता है, बच्चों के बारे में, ठीक है, शादी करना, ये सब जो है ना उसके बारे में सोचता है और अपने लिए एक अलग फैमिली जो है ना वो बनाती है, ठीक है। एंड रियरिंग चिल्ड्रंस, अपने रियरिंग का क्या मतलब है, परवरिश करना, अपने बच्चों की परवरिश करना शुरू कर देती है। तो अपने बच्चों के साथ किस तरह से एडजस्ट करना है, अपने वाइफ के साथ किस तरह से एडजस्ट करना है, अपने करियर को किस तरह से बनाना है, ठीक है, ये सब जो है ना इस स्टेज में इंसान सीखता है। अगर वो स्टेज से नहीं गुजर पाया, ठीक है, और वो जो सेकंड स्टेज ऑफ एडल्टहुड है या ओल्डर एज है उस तक पहुंच जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या होगा, वो ओल्डर एज में, तब जब एडल्टहुड में वो फेल हो गया है तो ओल्डर एज में वो क्या होगा, साइकोलॉजिकली इशू उसके साथ आएगा, वो मेंटली डिस्टर्ब होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो मिडल एडल्टहुड आता है तो वो 40 से लेकर 60 एज तक होता है, ठीक है। और मिडल जो एडल्टहुड है उसमें इंसान कौन कौन से एक्सपीरियंस से गुजरता है, तो उसमें हमारे साथ आता है कि middle adulthood is the time of expanding personal and social involvement and responsibilities, ठीक है। इसमें इंसान जो है ना वो जो सोशल इन्वॉल्वमेंट है, इसके साथ साथ जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके एक्सपीरियंस से गुजरता है। उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अगर मेल है, ठीक है, इसके साथ साथ उस पर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और इसी तरह से जो लड़की है उस पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सास ससुर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है, शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ये हमारे साथ क्या होता है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से गुजरना, ये हमारे साथ 40 से 60 एज में होता है, ठीक है। असिस्टिंग नेक्स्ट जनरेशन इन बिकम कॉम्पिटेंट एंड मेच्योर इंडिविजुअल, ठीक है। और ये वो दौरान होता है या वो मिडल एडल्टहुड होता है जिसमें इंसान जो है ना वो क्या करता है, वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रीट करता है, यानी अपने अपने बच्चों को क्या करता है, अपने बच्चों की तरबियत करना शुरू कर देता है, ठीक है, और अपने बच्चों को एक कम्पिटेंट, एक मैच्योर इंसान बनाने की कोशिश करता है। रीचिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्शन इन द करियर, और ये क्या करता है इस दौरान जो है ना वो इंसान अपने करियर तक पहुंचने के लिए और अपने लाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने एक सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ गुजारने के लिए क्या करता है, कोशिश करता है और अपने लिए एक अच्छा करियर बनाने की कोशिश करता है इस एज में, ठीक है। लेट एडल्टहुड में क्या होता है, बल्कि इस एज में करियर बनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि करियर बन गया है अब, लेकिन वो क्या करता है, अब सोचता है कि मैं अपने करियर से सेटिस्फाई हूँ कि नहीं, क्योंकि ये हमारे साथ 40 से 60 एज तक इंसान होता है। तो इस दौरान जो है ना वो अपने करियर को फर्दर मोर सक्सेसफुल बनाना, ठीक है, और उसमें एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजारना, ये सब जो है ना इस एज में करता है। फिर हमारे साथ जो लेट एडल्टहुड आता है वो 60 से लेकर लास्ट डेट तक होता है, ठीक है। और इस एज में क्या करता है, लेट एडल्टहुड इज़ द टाइम ऑफ एडजस्टिंग टू रिटायरमेंट, इंसान जो है ना वो रिटायरमेंट के बारे में सोचता है, ठीक है। और दूसरा एक कि जब वो रिटायरमेंट लेता है तो सोसाइटी में उसका एक अलग मुकाम बन जाता है, ठीक है। अब सोसाइटी के साथ किस तरह से एडजस्ट करना है, अपने फैमिली के साथ किस तरह से एडजस्ट करना है, क्योंकि वो अब क्या बन गया, वो एक मतलब बिल्कुल घर में बैठा हुआ इंसान बन गया है, ठीक है। और वो फर्दर सोचता है कि क्या मैं दूसरे काम के लायक हूँ कि नहीं, अब मुझ में इतनी एबिलिटी है कि नहीं कि मैं दूसरा बिजनेस स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो उसके साथ किस तरह से एडजस्ट करना है रिटायरमेंट के साथ। फिर उसके बाद आता है कि डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ एंड हेल्थ, इस दौरान जो है ना इंसान की जो स्ट्रेंथ होती है और जो मतलब स्ट्रेंथ और जो हेल्थ होती है उसमें डिक्रीज आ जाती है। क्यों डिक्रीज आ जाती है, क्योंकि इस दौरान जो उसकी जो एडल्टहुड थी उसकी क्या हो गई, उसकी जो एडोलेसेंट थी, एडल्टहुड थी, जो एनर्जी थी वो बिल्कुल लॉस हो गई, ठीक है। क्योंकि वो अब कमज़ोर हो गया है, वो बूढ़ा हो गया है, ठीक है, वो बिल्कुल जो ओल्डर एज है उस तक पहुंच गया है। तो इस वजह से इंसान की हेल्थ और स्ट्रेंथ में क्या आ जाती है, डिक्रीज आ जाती है। और इस तरह
तरह से एक कहावत भी है कि अगर किसी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करो तो वो क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह से इंसान भी ज़िंदगी गुजारता है तो 60 ईयर्स के बाद वो क्या हो जाता है, कमज़ोर बन जाता है और उसकी हेल्थ में भी बहुत सारी कमी आ जाती है। ठीक है। रिव्यूइंग वंस लाइफ का क्या मतलब है, यानी वो अपने लाइफ पे एक रिव्यू डालती है कि क्या मैंने अपने लाइफ में जितनी भी काम किए, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया। ठीक है। अपने लाइफ पे एक रिव्यू डालती है, अपने लाइफ को दोबारा से देखती है कि क्या मैंने जितने भी काम किए ये सही थे या नहीं। ठीक है। अगर उसमें कुछ मतलब सही नहीं लग रहे हैं तो तब वो क्या होगा, वो इसका मतलब ये है कि वो जितने भी करेक्शन के स्टेजेस से गुजरा है तो उसमें वो फेल हो गया है। अगर वो सही से गुजरा है और वो क्या कर रहा है अभी जो है ना, बिल्कुल सेटिस्फाई है अपने लाइफ से, तो इसका मतलब ये है कि एरिक करेक्शन के स्टेजेस से जितने भी स्टेजेस उससे गुजरा है, ठीक है, ट्रस्टिंग इन्फीरियरिटी वर्सेस इंडस्ट्रीज वगैरह, उस जितने भी स्टेजेस है उससे गुजरा है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें पास हो गया है। ठीक है। और वो बिल्कुल अपने लाइफ से सेटिस्फाई है। अब हमारे साथ दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है जो कि है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या होता है, एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल में इंसान जो है ना वो अपने बारे में सोचना, अपने अपने बारे में अपने आप से बातें करना, अपने बारे में सोचना, ये हमारे साथ इंट्रापर्सनल आता है। और इंटरपर्सनल में क्या होता है कि किसी दूसरे के साथ, दो या दो से ज़्यादा इंसानों के साथ क्या करना, डीलिंग करना, कम्युनिकेशन करना, बातें करना, तो ये हमारे साथ आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। ठीक है। दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना, तो इसमें हमारे साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आता है। तो लिखा गया है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप विद सिग्निफिकेंट अदर इन अवर एडल्ट ईयर हैव बीन फाउंड टू कंट्रीब्यूट टू अ स्टेट ऑफ वेलबींग। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप तब बनता है अगर आप मेरे करेक्शन के स्टेजेस से सही गुजरे हो। ठीक है। और आपका जो एडल्टहुड है वो बिल्कुल सक्सेसफुली एडल्टहुड में आप पहुंच गए हो। ठीक है। तो तब आपको क्या करेगा, आप जो है ना जब अपने फैमिली वालों के साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे, अपने सोसाइटी के साथ अपना रिलेशनशिप रखेंगे, अच्छा रिलेशन, तो ये आपका एक वेल बींग स्टेट जो है ना वो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है कि इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज अ स्ट्रॉन्ग डीप और क्लोज एसोसिएटेड एंड एक्वेंटेंसशिप का मतलब है कि लेस इंटीमेट देन अ फ्रेंड। ठीक है। या वर्क के जो पीपल होते हैं, जो आपके बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, जो कि आपके मतलब फ्रेंड्स तो नहीं होते लेकिन उसके साथ आपका थोड़ा क्लोज रिलेशनशिप होता है एज अ बिजनेस बॉस हो गए आप। ठीक है। या आपके कुलीग हो गया, तो ये आपका एक्वेंटेंसशिप्स हो गए। ठीक है। बिटवीन टू आर मोर पीपल। तो लिखा गया है कि क्या होता है, आपका जो रिलेशनशिप होता है वो या तो एक क्लोज या स्ट्रॉन्ग या डीप रिलेशनशिप बन जाता है सोसाइटी के साथ। ठीक है। आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके जो क्या है, आपके जो वर्क प्लेस में जितने भी लोग हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ आपका इस तरह से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग डीप एंड क्लोज हो जाता है। ठीक है। रिलेशनशिप चेंज एंड ग्रो। रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं और वो ग्रो भी करता है। अगर रिलेशनशिप जो है ना वो उसमें कम्युनिकेशन हो, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो रिलेशनशिप जो है ना वो शुरू भी होगा। ठीक है। और वो क्या होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा जिस कम्युनिकेशन में किसी न किसी पर्पस के लिए कुछ पर्पस मौजूद हो, जैसे कि बिजनेस हो गया है, ठीक है, जैसे कि फैमिलीज हो गए, तो उसमें अगर ये सारे मकसद, ये सारे पर्पस मौजूद हो, तो तब आपका कम्युनिकेशन जो है ना वो होता रहेगा। और जितना कम्युनिकेशन होता रहेगा आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो तब रिलेशनशिप जो है ना वो क्या होगा, वो ख़त्म होगा, वो ख़त्म होने की तरफ चला जाएगा। ठीक है। जिस रिलेशन में कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होता जाता है, और जिस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है तो वो रिलेशनशिप कमज़ोर होता जाता है। ठीक है। तो लिखा गया है कि क्या होता है, दे में आइदर इम्प्रूव और डिजॉल्व ओवर टाइम। ठीक है। या तो इम्प्रूव हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। द एसोसिएशन बिटवीन टू पीपल कैन बी बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर के बेस पे हो सकती है, जैसे कि लव हो गया, ठीक है, सॉलिडेटरी हो गई, बिजनेस हो गया, और एनी कंटेक्स्ट डेट रिक्वायर्ड टू और मोर पीपल टू इंटरेक्ट। ठीक है। एनी कंटेक्स्ट जैसे कि बिजनेस वगैरह, जैसे कि मैंने आप लोगों को बिजनेस का एग्जांपल दे दिया। ठीक है। जो भी कंटेक्स्ट हो, जो भी कोई ना कोई पॉइंट हो जिसके मुताबिक दो या दो लोगों के दरमियान जो है ना इंटरेक्शन कम्युनिकेशन हो रही हो, तो उस दौरान जो है ना क्या होता है, वो जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ, क्लोज से क्लोजेस्ट की तरफ चला जाता है। ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और डायनामिक सिस्टम, ये हमारे साथ एक डायनामिक सिस्टम है और इसमें कंटिन्यूसली चेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर इसमें
कभी ना कभी कम्युनिकेशन जो है ना वो स्ट्रांग हो गया तो ये बहुत क्लोज होता जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया तो ये हमारे साथ क्या हो जाता है, ग्रेजुअली डिस्टोरिएट भी हो सकता है, ठीक है, एंड ड्रिफ्ट अपार्ट भी हो सकता है। पीपल जो है ना वो आपकी ज़िंदगी से चले भी जा सकते हैं, वो जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म भी हो सकता है। अब कुछ थ्योरीज थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, ठीक है। और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको आप लोगों ने याद रखना है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है। तो हमारे साथ तकरीबन 5 ऐसी थ्योरीज है जो कि एडल्ट डेवलपमेंट के लिए पेश किए गए थे। तो उसमें फर्स्ट जो है ना वो हमारे साथ डैनियल लिविंगस्टन सीजन ऑफ लाइफ की थ्योरी है, ठीक है। दूसरा जो है ना वो जॉर्ज वेलियंट की एडल्ट टास्क थ्योरी है। तीसरा जो है ना वो बर्निस निगॉर्टन न्यूगॉर्टन सोशल क्लॉक थ्योरी है। ये आप लोगों ने अब एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि सोशल क्लॉक थ्योरी, एडल्ट टास्क थ्योरी एंड जो सीजन ऑफ लाइफ थ्योरी है ये किस किसने पेश किया था, ठीक है। एंड जो मालकलम एडल्ट थ्योरी है वो हमारे साथ क्या था, एक जिसको हम क्या कहते हैं कि इसने एक थ्योरी पेश की थी, जो मालकम थे उसने थ्योरी पेश की थी अबाउट लर्निंग, ठीक है, एडल्ट की जो लर्निंग होती है, तो इस वजह से इसको हम एंड्रोगोजी भी कहते हैं, ठीक है। और जो लास्ट थ्योरी है वो हमारे साथ एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। एरिक एरिक्सन की जो स्टेज आती है इसमें उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे नेम आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं कि ये थ्योरी किसने पेश की थी। जैसे कि जो हमारे साथ अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे कि ये जो सीज़न ऑफ लाइफ है ये थ्योरी किसने पेश की थी। इसके साथ साथ जो एडल्ट टास्क, ये जो एडल्ट टास्क थ्योरी है ये किसने पेश की थी, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। सोशल क्लॉक थ्योरी किसने पेश की ये भी याद रखना है। आप अगर आ जाए कि एंड्रोगोजी जो है ना ये किसको हम क्या करते हैं, सिनोनिम में देते हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसी तरह से जो एरिक्सन की जो स्टेज आती है इस एडल्टहुड में, तो वो आप लोगों ने याद रखना है, वो आगे आ रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे साथ आते हैं जो फर्स्ट वन थ्योरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन थ्योरी में हमारे साथ क्या है कि जो डैनियल लिविंगस्टन था इसने एक सीज़न ऑफ लाइफ, यानी आपकी लाइफ में कितने सीजन्स आते हैं, ठीक है, और इससे आप किस तरह से गुजरते हैं, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि साइकोलॉजिस्ट डैनियल लिविंगस्टन डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट refers to as the season of life theory, which identified stages and growth that occur well into an adult years, ठीक है। बताया गया है कि क्या होता है कि जो हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था डैनियल लिविंगस्टन ने हमारे लाइफ के बारे में यानी सीजन ऑफ लाइफ का एक थ्योरी पेश किया था, जो कि एडल्ट डेवलपमेंट में ये थ्योरी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जितने भी एडल्टहुड के स्टेज होता है वो इस थ्योरी से गुजरता है। तो उसके कुछ पॉइंट्स थे, उस पॉइंट्स को अब हम क्लियर करेंगे कि कौन से एज में कौन सा स्टेज आता है, कौन सा सीजन आता है लाइफ में, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे साथ कौन सा है, एयरली एडल्ट ट्रांजिशन आता है। एयरली एडल्ट ट्रांजिशन जो है ना ये एज 17 से लेकर 22 तक आता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो घर से निकलता है, हॉस्टल में चला जाता है, कॉलेज में चला जाता है, ठीक है, लेकिन घर से निकलता है, ठीक है, यानी घर से बाहर चला जाता है, कहीं दूर कॉलेज के लिए एडमिशन करता है, कहीं हॉस्टल में एडमिट हो जाता है, ठीक है। तो ये वो स्टेज होता है। तो इस स्टेज से भी बच्चा गुजरता है, ठीक है। अगर इससे पास हो गया तो दूसरा स्टेज उसकी ज़िंदगी में फिर आता है जिसको हम कहते हैं कि एंटरिंग द एडल्ट वर्ल्ड, ठीक है। एंटरिंग द एडल्ट वर्ल्ड जो है ना वो 22 से लेकर 28 एज तक होता है। ये एज आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखने हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो अपने लिए अब एक डिसीजन लेगा अबाउट ऑक्यूपेशन, अबाउट पेशा, अबाउट जो फाइनेंशियल सपोर्ट है खुद के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट बनने के लिए वो एक अपने लिए एक क्या लेता है, स्टेप लेता है, ठीक है। फिर जो तीसरा स्टेज आता है वो हमारे साथ होता है एज 30 ट्रांजिशन। एज 30 ट्रांजिशन में ये जो है ना ये हमारे साथ 28 से लेकर 33 एज तक होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है अब बच्चा नहीं है, एडल्ट हो गया है। एडल्ट जो है ना वो क्या करता है, अपने फैमिली के लिए डिसीजन लेता है कि मैंने शादी करना है, ठीक है। इस एज में जो इंसान होता है, जो एडल्ट होता है, वो क्या करता है, वो शादी करने के लिए सोचता है और शादी कर लेता है, ठीक है। फिर जो फोर्थ मंथ एज होता है, जो फोर्थ मंथ स्टेज होता है, जिस सीजन होता है उसके लाइफ में,
तो वो 33 से लेकर 40 एज तक आता है और इसमें इंसान जो है ना वो सेटल डाउन हो जाता है। सेटलिंग डाउन का क्या मतलब है, वो अपने लिए एक क्रुशियस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो सेटलिंग डाउन है, ठीक है। यानी अपने आप को सेटल करता है, अपनी ज़िंदगी में क्या होता है मगन हो जाता है, ठीक है, और अपने पर्सनल ज़िंदगी के लिए एक बेस्ट डिसीजन लेता है कि इस तरह से मैंने एक कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है। जो फिफ्थ वन है वो हमारे साथ माइल्ड लाइफ ट्रांजिशन आती है और वो 40 से 45 एज तक आती है। ये एक ऐसा स्टेज होता है जो कि इंसान जो है ना वो सोचता है कि ये जो मैंने शादी की है अब मैंने इससे सेपरेट होना है, ठीक है। ज़्यादातर क्या हो जाता है, सेपरेशन आ जाता है, इसमें डाइवर्स आता है, ठीक है, ज़्यादातर इस एज में, ठीक है। तो ये हमारे साथ वो स्टेज है जिसको हम क्या कहते हैं, मिड लाइफ ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। और ये 40 से 45 एज तक होता है और इसमें ज़्यादातर जो दो कपल्स होते हैं उसका सेपरेशन हो जाता है या डिवोर्स हो जाता है, जो कि बाद ज़िंदगी में क्या होता है उसको हम क्राइसिस में भी डालते हैं कि बाद में जो इंसान होता है वो बहुत पछताता है इस फैसले पे, ठीक है। फिर जो सिक्स वन है वो हमारे साथ है एंटरिंग मिडल एडल्टहुड। एंटरिंग मिडल एडल्टहुड जो है ना वो 45 से 50 एज तक होता है, ठीक है। और इसमें इंसान जो है ना वो रिटायरमेंट लेता है ज़्यादातर, ठीक है। और जब रिटायरमेंट लेता है तो सोसाइटी में न्यू जो उसका रिलेशनशिप बनना है वो किस तरह से बनेगा उसके बारे में सोचता है और वो न्यू रिलेशनशिप्स बनाते हैं सोसाइटी में, ठीक है। फिर हमारे साथ जो लास्ट स्टेज है वो लेट एडल्टहुड है और ये 60 प्लस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है 50 से लेकर 60 प्लस जो एज होता है उसको हम लेट एडल्टहुड कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें इंसान जो है ना अपने प्रीवियस जितनी भी उसने काम किए हैं उस पर एक रिव्यू डालती है कि क्या मैंने ये सारे डिसीजन जितने भी लिए हैं ये ठीक लिए हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसमें जो रिव्यू वाला स्टेज होता है वो ये स्टेज होता है। तो ये अब आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे याद रखने हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्टेजेस हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये साइकोलॉजिकली चेंजेस आते हैं इंसान की ज़िंदगी में, ठीक है। अगर एक नॉर्मल इंसान है और उसके लाइफ में ये सारे स्टेजेस आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, ठीक है। अगर उसके लाइफ में ये सारे स्टेजेस ना आ जाए तो बाद में उस ज़िंदगी में बहुत पछताता है, बहुत शर्मिंदा होता है। ये अबाउट डेनियल का यही रिव्यू था या उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही था, ठीक है। अब जो सेकेंड थ्योरी है वो हमारे साथ गॉर्जी वेलेंट का है। गॉर्जी वेलेंट एडल्ट टास्क थ्योरी उसने पेश की थी और उसने बताया था कि क्या होता है कि वेलेंट आइडेंटिफाई 6 एडल्ट लाइफ टास्क दैट मस्ट बी सक्सेसफुली accomplished ऑर्डर in order for पर्सन टू मेच्योर एज एन एडल्ट, ठीक है। बताया गया है कि एक एडल्ट के लाइफ में सिर्फ ऐसे टास्क आते हैं जो कि हमारे साथ अगर वो एक सक्सेसफुली उसको अकम्प्लिश कर सके वो एडल्ट, ठीक है, तो क्या होता है वो एक मेच्योर एक इंडिविजुअल एडल्ट बन जाता है, ठीक है। तो उस टास्क में जो फर्स्ट वन है वो हमारे साथ है डेवलपिंग एन आइडेंटिटी। डेवलपिंग एन आइडेंटिटी का क्या मतलब है, यानी इंसान जो है ना जब वो एडल्ट हो जाता है, जब वो 18 एज तक पहुंच जाता है तो उस दौरान वो अपनी आइडेंटिटी की बनाने की कोशिश करता है। अपनी आइडेंटिटी सोसाइटी में किस तरह से बनाती है, यानी पहले जो है ना वो अपने फादर की आइडेंटिटी से रह रहा था सोसाइटी में, अब वो एक सेपरेट अपने पेरेंट्स से सेपरेट होगा, ठीक है, और सेपरेशन लेगा। और वो सेपरेशन क्यों लेगा, ताकि सोसाइटी में उसकी अपनी एक वैल्यू डेवलप हो जाए, अपनी एक आइडेंटिटी डेवलप हो जाए, ठीक है। फिर जो दूसरा स्टेज हमारे साथ आता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ इंटीमेसी। डेवलपमेंट ऑफ इंटीमेसी का क्या मतलब है, इस दौरान जो है ना इंसान को एक शादी की ज़रूरत आ जाती है, ठीक है, शादी ज़रूरी समझती है। अगर वो शादी न कर ले तो तब वो इस एज के बाद शर्मिंदगी का फील होना उसे शुरू हो जाएगी, ठीक है। अबाउट गॉर्जी वेलेंट, ठीक है। गॉर्जी वेलेंट का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर इंसान एडल्टहुड में इस स्टेज में आ गया जो कि डेवलपमेंट ऑफ इंटीमेसी था और उसने शादी नहीं की तो इसका मतलब ये है कि वो साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है, ठीक है। और इस दौरान जो है ना वो क्या करता है, रिलेशनशिप बनाता है। जब वो रिलेशनशिप बनाता है जैसे कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। और जब वो रिलेशनशिप बनाता है तो दूसरे के साथ अपने एहसास अपने जज्बात को शेयर करता है और दूसरे के एहसास और जज्बात को क्या करता है, समझने की कोशिश करता है। जो थर्ड स्टेज हमारे साथ आता है अबाउट गॉर्जी वेलेंट, तो वो है करियर कंसोलिडेशन। करियर कंसोलिडेशन में क्या होता है,
करियर कंसोलिडेशन। करियर कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि इंसान जो है ना वो इस स्टेज में अपना करियर बनाने पे फोकस करता है, ठीक है। और जो फोर्थ वन स्टेज है वो हमारे साथ जनरेटिविटी है। जनरेटिविटी में ऐसा होता है कि लोगों की हेल्प करना शुरू कर देती है। जो इंसान होता है, जो एडल्ट होता है, वो लोगों की हेल्प करता है बग़ैर किसी फ़ायदे की, बग़ैर किसी नुकसान की। वो क्या करना शुरू कर देता है, दूसरों की हेल्प करना को एक अच्छा काम समझते हैं या दूसरों की हेल्प करना शुरू कर देता है। जो फिफ्थ वन स्टेज हमारे साथ आता है वो होता है बिकमिंग कीपर ऑफ द मीनिंग, ठीक है। बिकमिंग कीपर ऑफ द मीनिंग का ये मतलब है कि इंसान जो है ना वो क्या करता है, वो जितने भी तौर तरीके हैं वो अपने आगे जो उसका जो क्या होगा, जनरेशन होगा, उसके लिए महफूज रखते हैं और उसके लिए क्या कर देते हैं, अपनी जो तौर तरीके हैं उसको बताते हैं और उसके साथ शेयर करते हैं और अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वही तौर तरीके को क्या करता है, सप्लाई कर देता है या उसमें भी वो एबिलिटी पैदा कर देती है। जैसे कि शादी किस तरह से करनी है, जैसे कि काम को किस तरह से मनाना है, ठीक है। ये जितने भी तौर तरीके, रस्म रिवाज है वो दूसरे अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करता है। जो लास्ट वन स्टेज होता है अबाउट गॉर्जी वेलेंट, ठीक है, एडल्ट की लाइफ में, तो वो हमारे साथ होती है अचीविंग इंटीग्रिटी। अचीविंग इंटीग्रिटी का ये मतलब है कि इंसान जो है ना वो अपने लाइफ से अब सेटिस्फाई है कि नहीं, ठीक है। उसने अपने लिए एक अमन पसंद ज़िंदगी को चूज़ किया है, क्या उसमें वो कामयाब हो गया है कि नहीं, ठीक है। अगर वो कामयाब हो गया है तो इसका मतलब ये है कि वो जितने भी गर्जी वेलेंट के टास्क है उससे क्या हो गया, गुजर गया, ठीक है, और बहुत सक्सेसफुली गुजर गया। तो इसका मतलब ये है कि वो एक मेच्योर और सक्सेसफुल एडल्ट बन गया है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी का उसने एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारी है इस दुनिया में, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ आते हैं जो थर्ड वन थ्योरी है वो है बर्निस न्यूगार्ट सोशल क्लॉक थ्योरी। बर्निस न्यूगार्ट सोशल क्लॉक थ्योरी के मुताबिक, ये सारा स्लाइड का मैं खुलासा पढ़ूंगी क्योंकि जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा अपलोड रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। तो अब हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो जो बर्निस न्यूगार्टन का सोशल क्लॉक थ्योरी है उसका सारा हिस्ट्री ये है, वो बता रहा है कि हमारे साथ जो ये जो जितनी भी लाइफ में जितनी भी टास्क आते हैं, जितनी भी काम आते हैं, जितनी भी क्या आते हैं, जितनी भी पॉइंट्स आते हैं, जितनी भी सीजन्स आते हैं, अगर इन सारे सीजन्स को हमने टाइम के साथ साथ कंप्लीट नहीं किया तो उसके बाद जो है ना इंसान एक शर्मिंदगी फील करेगा, ठीक है। उसके बाद जितनी भी ज़िंदगी आएगी, ठीक है, और उसने अगर उस टास्क को अपने टाइम के साथ क्या नहीं किया, उसमें सक्सेसफुल नहीं किया, तो वो अपनी ज़िंदगी के बाद में ज़िंदगी जो होती है उसमें शेमलेस एंड स्ट्रेस वगैरह को फील करेगा, ठीक है। जैसे कि उसने बताया है कि ज़्यादातर जो शादी होती है वो 25 से 35 एज तक होती है, ठीक है। अगर 25 से 35 एज तक आपने शादी नहीं की तो आपकी ज़िंदगी में, बाद की ज़िंदगी में आपको एक शर्मिंदगी फील होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक ओवरव्यू डालें के हर एक काम की अपनी अपनी स्टेजेस होते हैं। जैसे कि 5 ईयर में स्कूल जाना, ठीक है, 10 ईयर में फिर जो हाई स्कूल है उसमें जाना, ठीक है, फिर उसके बाद जो 18 ईयर होता है उसमें आपने 10th पास करना है, ठीक है, फिर सॉरी सेकेंड ईयर पास करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो 18 एज के बाद जितनी भी लाइफ है उसमें आपने BS करना है, ठीक है। BS की अपनी ज़िंदगी होती है। फिर अपने उस BS की ज़िंदगी के बाद अपने जॉब करना है, ठीक है। अगर जॉब नहीं मिल गया तो आप जो है ना आप एक सोसाइटी में एक शेम फील करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना शादी करना है। जैसे ही जॉब मिल जाती है आप शादी करते हैं अपने एज में, ठीक है। जैसे ही शादी कर लेते हैं तो बच्चों का एक अलग टाइम होता है, ठीक है। इस तरह से सारा जो अपने अपने स्टेजेस होते हैं अपने अपने टाइम पे, ठीक है। अगर इन सारे स्टेजेस को आपने अपने अपने टाइम पे कंप्लीट किया तो आप एक सक्सेसफुल हो गए। बर्निस निगॉर्टन के सोशल लॉ के मुताबिक, थ्योरी इस थ्योरी के मुताबिक, अगर आपने इस थ्योरी के मुताबिक अपने स्टेजेस को सही से परफॉर्म नहीं किया तो आप जो है ना आप एक अनसक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस दुनिया में, ठीक है। अगर पठान का एग्जांपल हम ले लें तो पठान जो है ना वो बहुत एयरली मैरिज करता है। अगर जल्दी से उसकी शादी नहीं हो जाए तो वो फिर शर्मिंदगी जैसी शर्मिंदगी सी फील करते हैं ज़िंदगी में, बाद की ज़िंदगी में, ठीक है। फिर हमारे साथ आते हैं जो फोर्थ वन थ्योरी है वो है
अच्छा, फोर्थ वन जो थ्योरी है वो है मलकोलम एडल्ट लर्निंग थ्योरी। मलकोलम एडल्ट लर्निंग थ्योरी जो है ना, इसको हम एंड्रोगोजी भी कहते हैं। एंड्रोगोजी इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ एक एजुकेटर था, ठीक है, और इसने एजुकेशन, एडल्ट की एजुकेशन में बहुत सक्सेसफुल था, ठीक है, उसका बहुत एक माहिर था एडल्ट की एजुकेशन में, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोगोजी कहते हैं, ठीक है। एंड्रोगोजी का मतलब एक्चुअली ये है कि एडल्ट लर्नर, ठीक है। तो इसने बताया था कि एडल्ट नीड्स टू बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग मिस्टेक एंड प्रोवाइड द बेसिस ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। एडल्ट आर मोस्ट इंटरेस्ट इन लर्निंग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दैट हैव immediate relevance and impact to their job and personal life, and to adult learning the problem centered rather than content oriented। ये इसके 4 पॉइंट्स थे, ठीक है, जो हमारे साथ एंड्रोगोजी की थ्योरी थी, वो उसके 4 पॉइंट्स थे। और वो कहते हैं कि जितने भी एडल्ट्स होते हैं वो अपने लिए एक प्लान बनाते हैं, ठीक है, और उस प्लान में वो क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, उस एक्सपीरियंस में वो जो है ना मिस्टेक्स भी कर देता है और सक्सेसफुल भी हो जाता है, ठीक है। जो एडल्ट होता है वो ज़्यादातर जो अपने सिलेबस के मुताबिक, जो अपने मतलब उसका जो नॉलेज गेन करना होता है ना, तो वो ज़्यादातर क्या करता है, जो उसकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होती है, जो अपनी जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें पेपर का, ठीक है, तो आप लोगों का जो पेपर होता है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर के लिए स्टडी करते हैं, ऐसा स्टडी करते हैं कि पेपर में जितने भी सिलेबस शामिल है, ठीक है, जितना भी कोर्स शामिल है, तो उस पर आप लोग फोकस करते हैं और सिर्फ उसको स्टडी करते हैं, बाकी नॉलेज को गेन नहीं करते। तो इसका यही मतलब है, मॉलकोलम का यही मतलब था कि जितने भी एडल्ट होते हैं वो ज़्यादातर जितनी भी उसके रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर फोकस करता है, ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उस पर इतना फोकस नहीं करता। फिर हमारे साथ आते हैं जो लास्ट थ्योरी है वो है इरेक्शन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज। इरेक्शन की इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज इस एडल्ट में आते हैं, ठीक है, एडल्टहुड के एज में जो स्टेज हमारे साथ इरेक्शन का आता है वो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है। अगर एक इंसान जो एडोलेसेंस के एज से पास हो गया है, ठीक है, और उसका जो वहाँ पे जो उसका स्टेज था, अगर उसमें वो कामयाब हो गया है तो वो यहाँ पे भी कामयाब हो सकता है, अगर वहाँ का नाकाम हो गया है तो वो यहाँ तक आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसका जो साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट था वो क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होगा, ठीक है, या तो वो इंटीमेसी यानी लोगों के साथ मिलजुल कर रहेगा, और या जो है ना वो तन्हा रहने पसंद होगा, ठीक है, तन्हा पसंद होगा, या तन्हाई पसंद होगा, या जो है ना वो आइसोलेशन मांगेगा, वो कहेगा कि मैंने लोगों के साथ नहीं मिलना जुलना, ठीक है, वो उसमें एक फेयर होगी लोगों के साथ मिलने जुलने से। मेजर क्वेश्चन क्या होगा, विल आई बी लव्ड और विल आई बी एलोन, क्या मैं दूसरों को पसंद हूँ या क्या मैं दूसरों को पसंद नहीं हूँ, या क्या मैं तन्हाई पसंद हूँ, ठीक है। एंड इसके बेसिक वर्ड जो है ना वो लव होगा, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट इवेंट जो है ना वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं। फिर हमारे साथ आते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि अगर एडोलेसेंस से इंसान जो है ना वो गुजर गया है, ठीक है, और वहाँ पे जो जो क्या था, जो स्टेज था जो कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है, अगर उससे वो पास हो गया है और उसमें अगर वो कामयाब हो गया है तो इस स्टेज से वो बहुत आसानी से गुजर जाएगा, ठीक है, वो फिर आइसोलेशन, लॉनलीनेस, डिप्रेशन वगैरह को फील नहीं करेगा। अगर वो वहाँ पे फेल हो गया है तो यहाँ पे वो क्या करेगा, किस चीज़ से सफ़र होगा, इमोशनल आइसोलेशन से, लॉनलीनेस एंड डिप्रेशन से वो सफ़र होगा, ठीक है। फिर हमारे साथ ये आता है कि ये एक इंसान है, ठीक है, और ये जो है ना आइसोलेशन चाहती है। क्यों आइसोलेशन चाहती है, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है उसमें क्या हो गया है, उसमें फेल हो गया है, ठीक है, वो नेगेटिव पॉइंट की तरफ चला गया है, जो कि हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है ऑलरेडी ये करेक्शन के स्टेज। इस वजह से मैं बहुत जल्दी जल्दी आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो पियर कमिटमेंट होगी इसमें, अनेबल टू फॉर्म रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगी लेकिन नहीं बना पाएगी, ठीक है। इसमें एक फियर होगा, इसमें डिप्रेशन होगा, इसमें लॉनलीनेस होगा, ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस होगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारे स्टेजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आप लोग को इसके लिए जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो चैनल के प्लेलिस्ट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब कुछ ऐसे मिड लाइफ साइंस आते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस साइंस आते हैं, जो कि हमारी मिड लाइफ में जैसे कि एडल्टहुड हो गया, उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें क्राइसिस आ जाते हैं, यानी टेंशन, एंजाइटी वगैरह शुरू हो जाती है। उसके कौन कौन से साइंस है उसको अब हम पढ़ेंगे कि जिससे कि आप जो है ना आप क्या चाहते हैं कि
कि मैंने अपना करियर चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान होगे कि मैं किस तरह से करियर को चेंज करूँ, क्योंकि अगर मेरे पास यही जॉब है, अगर ये चला जाए तो मुझ पे मेरी वाइफ की और मेरे बच्चों की ये सारा प्रेशर है, ठीक है। तो अगर मैं जॉब छोड़ दूँ और दूसरा जॉब मुझे जल्दी नहीं मिल जाए तो एक टेंशन सी रहती है, ठीक है। तो इसको हम क्राइसिस कहते हैं। इसके साथ जो दूसरा क्राइसिस आता है वो होता है एक्सप्लोरिंग न्यू रिलीजन्स एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आप अपना रिलीजियस जो है ना वो चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, अपना जो रिलीजन है वो चेंज कर रहे हैं, तो उस दौरान भी आप पे स्ट्रेस या टेंशन होगी, ठीक है। इसके साथ साथ इंक्रीज इन अल्कोहल और एंड ड्रग यूज़, अगर आप अल्कोहल या ड्रग की यूज़ ज़्यादा करें, ठीक है, फूड इंटेक ज़्यादा करें या अदर कंपल्जन हो, तो उस दौरान आप पे एक स्ट्रेस होगी, आप पे एक टेंशन होगी, आपके लाइफ में एक क्राइसिस आएगी। क्योंकि जब आप अल्कोहल ड्रग की यूज़ ज़्यादा करें तो आप जो है ना टेंशन तो लेगी, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिक्रीज और इंक्रीज इन सोशल डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर, ठीक है। अगर आपके सेक्सुअल डिज़ायर में इंक्रीज आ जाए तो तब जो है ना आप गलत कामों में क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके सेक्सुअल डिज़ायर में डिक्रीज आ जाए तो तब आप अपने लाइफ से आपकी वाइफ जो है ना, आपकी जो आपकी क्या है, जो मैरिड लाइफ है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इस वजह से इसमें भी एक टेंशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ एक क्राइसिस क्रिएट हो सकती है। इसके साथ साथ लिखा गया है कि ग्रेटली, अच्छा, इसके साथ लिखा गया है कि ग्रेटली डिक्रीज और इंक्रीज एम्बिशन, आपके एम्बिशन में आपके जो मैरिड लाइफ है, मैरिड सेटिस्फैक्शन है, क्या आप अपने मैरिड लाइफ से सेटिस्फाई है कि नहीं, आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो कितने हद तक है, वो कम है, वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे साथ एम्बिशन में आती है, तो ये इसको हम देखेंगे, ठीक है। इससे भी टेंशन क्रिएट हो सकती है। इसके साथ साथ बाइंग, अगर आप किसी चीज़ को ले लें और बात घर में आ जाए और कहेंगे कि क्या मैंने ये चीज़ ले लिया, ये मैंने ज़्यादा एक्सपेंसिव ले लिया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैंने गलती की, ठीक है, काश मैं ऐसा नहीं करता, काश मैं ये नहीं लेता, मैंने ज़्यादा पैसे खर्च किए। तो इससे भी क्या हो सकता है, आप कभी कभार गुड भी फेल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार माइल्ड लाइफ में क्राइसिस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ आ रहे हैं कि जो फ्रेंटिक एनर्जी जो है ना, ये हमारे साथ जो गलत कामों में जो एनर्जी होती है, गलत कामों में आप जो है ना बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसको हम फ्रेंटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो फीलिंग रेस्टलेस आर वांटिंग टू डू समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। जब आप चाहते हैं कि मैं जो है ना मैं क्या करूँ, आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो कि मतलब वो डिफरेंट हो, ठीक है, कंप्लीट डिफरेंट हो, सही ना हो, गलत हो, ठीक है। तो इस दौरान जो है ना ये भी एक टेंशन क्रिएट कर देती है। आप में फ्रेंटिक एनर्जी अगर मौजूद हो, सेल्फ क्वेश्चनिंग किस तरह से, यानी आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैंने ज़िंदगी में क्या सही किया, क्या गलत किया, ठीक है। मेरी ज़िंदगी जो है ना वो किस तरह से गुजर रही है, मतलब मैंने जो अपने हाथ से जिस चीज़ को गंवाया है, क्या उस पे मैं अब पछता रही हूँ या नहीं, ठीक है। किसी भी बेनिफिट्स को अपने हाथ से गंवा के पछताना, ये सारे हमारे साथ सेल्फ क्वेश्चनिंग में आते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ जो नेक्स्ट आता है वो है कन्फ्यूजन अबाउट हु यू आर, ठीक है, एंड वेयर योर लाइफ इज़ गोइंग, ठीक है। और आपकी लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें आप कंफ्यूज रहते हैं कि अगर आपका जॉब सही से नहीं है, ठीक है, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो सही से नहीं चल रही है, आपके बच्चे वगैरह नहीं है, ठीक है, तो तब जो है ना आप एक कन्फ्यूजन में रहते हैं और आप कहते हैं कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं जो है ना मेरी ज़िंदगी कहाँ गुजर रही है, किस तरह से गुजर रही है, कौन से स्टेज में गुजर रही है। तो इस दौरान जो है ना इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कभी कभार इस स्टेज में इंसान जो है ना ज़्यादातर जो सुसाइडल अटैक वगैरह है वो भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन में इंसान रहता है, तो ये भी एक क्राइसिस है। इसके साथ जो मिड लाइफ है, जिससे पहले हमने बात की कि जो 40 से 60 एज तक जो एज होता है उसमें ज़्यादातर इंसान जो है ना गलत फैसला कर देती है और डिवोर्स वगैरह ले लेती है, सेपरेशन कर देती है अपने वाइफ से, अपने पार्टनर से, ठीक है। तो इस दौरान ये भी जो है ना हमारे साथ एक क्राइसिस, एक टेंशन में लाती है, बाद में ये पछताना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे साथ है लाइफ रिग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट वन फॉरस्यूट, ठीक है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि आपको मिल रही है, ठीक है, और आपकी लाइफ ने रिग्रेट किया है, उस अपॉर्चुनिटी को आपने नहीं लिया है, तो तब भी आपकी लाइफ में क्राइसिस आ सकती है। सीकिंग अ न्यू डायरेक्शन इन लाइफ, अगर आप अपने लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन ले रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं और कुछ नया डायरेक्शन ले रहे हैं, उसको सीखना चाहते हैं, तो ये भी आपकी ज़िंदगी में क्राइसिस क्रिएट कर सकती है, क्योंकि एक काम को छोड़ के दूसरा सीखना लेटर लाइफ
में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इरिटेबिलिटी, अनएक्सपेक्टेड एंगर, कभी कभार ऐसा होता है कि आप अनइजीनेस फील कर रहे हैं, ठीक है, आप इरिटेबल रहते हैं, आप अनएक्सपेक्टेड एंगर शो कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्राइसिस चल रही है। एंड परसिस्टेंट सैडनेस, और कभी कभार आप जो है ना सैड भी हो सकते हैं। अब वो वेज के किस तरह से आप मिड लाइफ की क्राइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जो मिड लाइफ होती है तो उस दौरान जो है ना ज़्यादातर ये जो क्राइसिस आते हैं, ये जो टेंशन वगैरह आती हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक होती है, ठीक है, क्योंकि आप कभी कभार ऐसा फैसले ले लेते हैं जिससे आपकी जान को भी खतरा हो सकती है, ठीक है, बाद में आपको पछताना भी पड़ता है। तो अब इस सारे क्राइसिस को आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे, तो इसके लिए कुछ वेस है कि जिसके ज़रिए से आप मिड लाइफ क्राइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी एडल्टहुड में जितनी भी क्राइसिस आते हैं, जितने भी टेंशन वगैरह आते हैं जो कि साइकोलॉजिकली होती है, ठीक है, उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। तो इसमें जो फर्स्ट वे है वो है नेचर यूर सेल्फ, नर्चर यूर सेल्फ, अपने आप को क्या करना, नर्चर करना, कंट्रोल करना, ठीक है, अपने आप को सही से क्या करना, नर्चर करना, ठीक है। एंड दूसरा हमारे साथ है आइडेंटिफाई सोर्सेज। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छी ज़िंदगी को एंजॉय करो, ठीक है, स्ट्रेस नहीं ले लो, जिस चीज़ से आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकालो, ठीक है। एंड अच्छा रिलेशनशिप रखो अपने वाइफ से, अपने मैरिड ज़िंदगी को एंजॉय करो, ठीक है, सही से अपनी ज़िंदगी गुजारो। तो ये आपकी जो नर्चर योर सेल्फ है वो हो सकती है, इससे आपकी क्राइसिस से क्या हो सकती है, उससे आप बच सकते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा है वो है आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। जो जिस सोर्स से आपको स्ट्रेस मिल रहा है उस सोर्स को क्या करो, आइडेंटिफाई करो, और जितना आपसे हो सके तो उससे दूर रहो, ठीक है, उस चीज़ से। सेट ऑफ अ सपोर्ट ग्रुप, ठीक है, एक सपोर्ट ग्रुप अपने लिए बनाओ, जैसे कि फैमिली हो गई, वाइफ हो गई, फ्रेंड हो गई, ठीक है, ताकि वो आपको सपोर्ट करें। एक्सरसाइज करो ताकि आप हेल्दी रहें, और हेल्दी जब आप हेल्दी हो तो आपकी जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाएगी, आपके मूड पे बहुत सारे इफ़ेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी ने शो किया है कि अगर कोई हेल्दी डाइट ले रहा है तो वो जो है उसकी जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाती है, और उसका मूड जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है, और मूड जो है ना उसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हैप्पीनेस की चेंजेस हो गई। एक्सेप्ट हेल्प व्हेन इट्स अफोर्ड, ठीक है, अगर कोई आपको हेल्प अफोर्ड कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें, नेगेटिव रिस्पॉन्स ना दें, ठीक है। अगर वो एक अच्छा इंसान है और अच्छी हेल्प आपको देना चाहते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट हमारे साथ आता है पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप। एक पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप रखिए, ठीक है, सोसाइटी में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाएं, और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रखिए, ठीक है। अपनी जो मैरिज लाइफ है उसको अच्छी ज़िंदगी गुजारे, ठीक है, गुड मैरिज करे, गुड ज़िंदगी गुजारे, अपने लाइफ पार्टनर को एक अच्छी लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करे, ठीक है। एंड मल्टीपल रोल्स जो है ना, एज अ सन, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, आप क्या करें, एक अच्छी रोल प्ले करें, ठीक है, एक पॉजिटिव रोल प्ले करें। और से नो, अगर आप पे किसी काम का बर्डन आ रहा है तो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्या करें कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, मुझ पे बर्डन आ रहा है, तो बिल्कुल से नो की एबिलिटी आप में होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारे साथ आ रहा है गेट इनफ स्लीप। आपने क्या करना है, आपने अपने जो स्लीप होती है, जो कि 8 आवर स्लीप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल के लिए, तो आपने क्या करना है, अपनी स्लीप को पूरा करना है, इससे भी आपकी स्ट्रेस कम हो सकती है, ठीक है। एंड कीप अ सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो आपने आप में क्या करना है, वो आप में लाना है, अपनी ज़िंदगी में लाना है, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।